हम लोग बात कर रहे थे आपका। आज शुरू होना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसकी धारा 1। और धारा 1 सभी अधिनियमों में एक ही होती है, वो ये बताती है कि इस अधिनियम का नाम क्या होगा, इसके प्रवर्तन का क्षेत्र क्या होगा और इस अधिनियम की विषय वस्तु ये क्या है। हम लोगों ने बेंथम को पढ़ा था और बेंथम बार बार यही कहता था, क्योंकि बेंथम प्रमाणवादी है। बेंथम ये बताएगा कि किसी भी अधिनियम को अधिनियम माना कब जाए, क्योंकि बेंथम की बेसिक मान्यता ये कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, उसी को जो कानून है। इसके अलावा हमें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ या एज ए लॉ टीचर या एज ए एडवोकेट और एज ए जज हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन आदि से कोई संबंध ये नहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन इसका संबंध विधायिका उससे होता है। ये विधायिका सोचे कि उसे किस सिद्धांतों के मुताबिक विधायन करना है। लायर इस परिभाषा में आने वाले लोग, उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब रखना चाहिए कि विधि क्या है और उसी का अध्ययन ये करना चाहिए। ये बेंथम की बेसिक मान्यता है। तो विधि क्या है, इसे जानने का तरीका ये भी बेंथम को बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि आखिर विधि क्या है, यानी विधि के लक्षण ये प्रकट नहीं होंगे, तब तक आखिर विधि को पहचाना कैसे जाए। अगर आप सिर्फ इतना कहकर चुप हो जाएंगे कि विधि वो है जो मानव आचरण को विनियमित करे, तो इस परिभाषा में फिर नैतिकता के नियम ये भी शामिल हो जाते हैं कि सिर्फ विधि के नियम मानव आचरण को विनियमित करते हो, रेगुलराइज करते हो, ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ मोरालिटी जो नैतिकता के सिद्धांत हैं, वे भी आदमी के आचरण को विनियमित करते हैं। फिर एक समस्या आ जाती है कि आखिर नैतिकता के नियमों से विधि के नियमों को पृथक ये कैसे किया जाए, क्योंकि अगर प्रकृति के दृष्टिकोण से, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों नियमों में अलगाव ये करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति दोनों नियमों की एक ही है, मानव आचरण का रेगुलराइजेशन। दोनों की जो नियति है, दोनों की जो प्रकृति है, वो एक ही है। इसलिए इस दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में कोई भेद कर पाना ये संभव नहीं। और एज ए एनालिटिकल स्कूल के व्यक्ति, एज ए एनालिस्ट, एज ए प्रमाणवादी, बेंथम का जोर ये इस बात पर है कि अध्ययन सिर्फ उसका होना चाहिए जो विधि है, उसके सिवाय किसी चीज का अध्ययन ये होना ही नहीं चाहिए। इसलिए बेंथम ने विधि के लक्षण ये बताए कि विधि में अमुक लक्षण पाए जाते हैं और उनकी संख्या 10 है। बेंथम ने कहा कि ये 10 प्रकार के लक्षण नैतिकता के नियमों में नहीं पाए जाएंगे, ये विधि के नियमों में ही पाए जाएंगे। और उन 10 लक्षणों की मौजूदगी के आधार पर आप किसी भी विधि के नियम की पहचान आसानी से कर सकते हैं और फिर एज ए लायर उसका अध्ययन करना आपके लिए सुगम और सरल ये हो जाएगा। बेंथम ने जो नियम बताए हैं वे अपने में शामिल करते हैं कि अगर कोई नियम विधि का नियम है तो उसके लागू होने के लिए एक क्षेत्र यह होगा, वो एक निश्चित क्षेत्र में लागू होता होगा, और वो किस क्षेत्र में लागू होने के लिए अभिप्रेत है, आशयित है, इसका उल्लेख ये संबंधित अधिनियम में ही रहेगा। उस अधिनियम का कोई नाम होगा और उस अधिनियम की कोई विषय वस्तु होगी। ये 3 लक्षण
बेंथम के मुताबिक हर अधिनियम में मिलेगी। यद्यपि 10 हैं, लेकिन यहां प्रासंगिक चूंकि 3 ही हो रहे हैं, इसलिए हम 3 की चर्चा कर रहे हैं। और बेंथम के मुताबिक जब हम इस अधिनियम को देखते हैं तो तीनों लक्षण, 3 यानी 10 में से 3 लक्षण यहां भी दिखाई दे रहा। वो कहता है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये होगा। यानी आपसे अगर प्री में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एक्ट, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम नहीं है इसका, क्योंकि अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिख रहे हैं तो गलत है, क्योंकि अधिनियम में कोई संशोधन, कोई परिवर्तन ये करने की ताकत आप में नहीं है। आप में छोड़िए, इस देश के उच्चतम न्यायालय में नहीं है। विधायन की ताकत सिर्फ किसके पास है? विधायिका। और विधायिका ने जो लिख दिया हमें सच उसे पढ़ना है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई संशोधन ये अनुज्ञात नहीं है। आपको जो टेस्ट लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा, ये आपकी समस्या हो सकती है, लेकिन आप अपनी समस्याएं अधिनियम के शब्दों के प्रति इस प्रकार नहीं सुलझाएंगे कि स्वयं अधिनियम के शब्दों में परिवर्तन ये आप कर दें। अगर आपसे पूछा गया कि अधिनियम का नाम क्या है, तो चूंकि धारा 1 स्वयं अधिनियम के नाम को बता रही है, तो आपको वही नाम लेना पड़ेगा। वो कहती है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ये नाम, क्योंकि इससे पहले नाम क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये इससे पहले नाम था। आज इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। और फिर कहता है ये किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्रवाइयों जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय सम्मिलित हैं को लागू होगा। और हिंदी टेस्ट, क्योंकि हमें लगता है कि बेयर अभी अभी छपे हैं, इसलिए बेयर में हिंदी टेस्ट गलत भी लिखा है, मेरे बेयर में गलत लिखा है, इसलिए अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी। कहता दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, but not to affidavit presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator। क्या कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किन किन को लागू होगा, किन किन कार्यवाहियों को लागू होगा? तो कहता न्यायिक कार्यवाहियों को लागू होगा जो किसी न्यायालय में या न्यायालय के समक्ष ये चल रही है। ये तो न्यायालय में न्यायिक कार्यवाही चल रही और या न्यायालय के समक्ष चल रही है, और जिसके अंतर्गत सेना न्यायालय ये भी है। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था अननेसेसरी उसको कठिन बना रखा था, कि वो 1872 में बना है, और 1872 में जो औपनिवेशिक सरकार थी उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो बना। इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होने से उस व्यक्ति को अधिक अच्छा सुनवाई का अवसर यह मिलेगा जिस व्यक्ति के ऊपर किसी अपराध को करने का आरोप यह लगाया गया है, या जिसका ठीक है किसी दीवानी कार्रवाई में अधिकार यह न्याय निर्णीत किया जाना है, वो व्यक्ति अधिक लाभ की स्थिति में रहेगा अगर इंडियन एविडेंस एक्ट या इसके सिद्धांत लागू होंगे। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट और इसके सिद्धांत ये कहेंगे कि जो साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध उसे बिना विवश किए प्राप्त किया गया और जिस साक्ष्य के स्वतंत्र होने की लगभग गारंटी है, केवल उसी साक्ष्य का अभियुक्त के विरुद्ध उपयोग किया जाएगा। और इसी सिद्धांत पर हम लोग आगे पढ़ेंगे। पुराने अधिनियम में सेक्शन 25 था, इस नए अधिनियम में सेक्शन 25 ही होगा या कुछ और रूप में आया होगा, लेकिन यह बात रहेगी कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष जो संस्वीकृति की जाएगी वह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी।
क्योंकि पुलिस ऑफिसर के समक्ष स्वीकृति हुई तो उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके जो स्वतंत्र होने की स्थिति है, वो गंभीर संदेह के घेरे में है। पुलिस किसी भी व्यक्ति से मारपीट कर भी कन्फेशन ये एग्जॉल्ट कर सकती है, उद्दापित कर सकती है, और फिर ऐसे कन्फेशन के आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाना ये किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा या नहीं कहा जा सकता। तो इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके प्रिंसिपल्स अगर किसी भी प्रोसीडिंग को लागू होंगे तो अभियुक्त हमेशा अच्छी स्थिति में रहेगा, और अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस ये किसी प्रोसीडिंग को लागू न हुए तो वह प्रोसीडिंग संबंधित व्यक्ति के लिए अधिक दुस्साध्य, अधिक कष्टकर यह हो सकती है। हमने आप लोगों से पहले भी चर्चा की है। कहा जाता है कठोर कानून, तो कानून की कठोरता, इसका कोई संबंध कानून में प्रावधानित दंड इससे नहीं होता, क्योंकि आईपीसी इसमें क्या है, मृत्युदंड तक प्रोवाइड है। तो फिर आईपीसी से ज्यादा कठोर दंड बन ही कैसे सकता है, या आईपीसी से ज्यादा कठोर कानून ये बन कैसे सकता है। लेकिन फिर भी विभिन्न विषयों पर कठोर कानून इसकी मांग होती है। तो अगर दंड, इसका कोई संबंध कानून की कठोरता से नहीं होता, तो आखिर किस कानून को कठोर कानून कहा जाता है? कठोर कानून उसी कानून को कहा जाता है जहां प्रक्रिया अधिक किसी दायित्व को उत्पन्न करने के लिए ये इस प्रकार बनाई जाती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध दायित्व उत्पन्न होना है उसे प्राप्त जो सेफ्टी मीजर्स है, उसे प्राप्त जो सिक्योरिटी मीजर्स है, उनमें जब कमी की जाती है तो कानून कठोर कहलाना शुरू कर देता है। आपको आईपीसी में किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया, आईपीसी कठोर कानून नहीं कही जाएगी, यद्यपि उस अपराध में जिसमें आपको आरोपित किया गया मृत्युदंड प्रोवाइड है, फिर भी कठोर नहीं है। लेकिन आपको किसी आतंकवाद निरोधी कानून के अंतर्गत या एनडीपीएस के अंतर्गत अगर आरोपित किया गया है तो आपको कठोर कानून के अंतर्गत आरोपित किया गया यह कहा जाएगा। क्यों? इसलिए कि आईपीसी को क्या लागू होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, और इंडियन एविडेंस एक्ट इसके सिद्धांत कहेंगे कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई स्वीकृति ग्राह्य नहीं, और चूंकि एनडीपीएस वहां यह कहेगा कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर, इसके समक्ष अगर रिकवरी मादक पदार्थ की आपके पास से हो रही है तो इसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा, इसे साक्ष्य में दिया जाएगा। और जबकि जो गजेटेड ऑफिसर होगा वो भी सरकार का ही अधिकारी होगा और आपके ऊपर आरोप सरकार के द्वारा ही लगाया गया होगा। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि वह राजपत्रित अधिकारी हो सकता है आपके पक्ष में न कहे, हो सकता है झूठी रिकवरी आप पर दिखाई दे। और इवन जो आतंकवाद निरोधी कानून, पोटा और टाडा जैसे अधिनियम थे, उनमें तो यह तक प्रोवाइड था कि पुलिस का गजेटेड ऑफिसर अगर इसके समक्ष आपने कन्फेशन किया तो वो भी आपके विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। इसलिए उन कानूनों को कठोर कहते थे, और जो कन्फेशन आप कर रहे हो उसे साक्ष्य में लिया जाना और न लिया जाना यह प्रक्रिया विधि का भाग है। इसका दंड या दायित्व को, ठीक है, समाहित करने वाली विधियों से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ठीक है, दंड तो आपको संबंधित विधि में मिलेगा, लेकिन इसका संबंध प्रक्रिया से है, अर्थात कानून की कठोरता, यह प्रक्रिया की कठोरता, इससे संबंध रखती है। कानून की कठोरता दंड से कोई संबंध रखती ही नहीं। जबकि आपके मनों में नॉर्मल कंसेप्शन यह होता है कि कठोर कानून उसे कहते हैं जिसमें शायद मृत्युदंड प्रोवाइड होता हो। दंड की कठोरता कानून को कठोर नहीं बनाती है।
पहले एविडेंस एक्ट ये क्या था? वो कहता था कि केवल नेवल डिसिप्लिन एक्ट, आर्मी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट, इन अधिनियमों के अंतर्गत जो सेना न्यायालय गठित है उनको तो इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता था। शेष जो सेना न्यायालय थे उनको इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं था, और इसलिए कोर्ट मार्शल की जो कार्यवाही थी वो अगर इन 3 अधिनियमों में चलती तो इंडियन एविडेंस एक्ट लागू होता, और अगर इन 3 अधिनियमों को छोड़कर कोर्ट मार्शल की कार्यवाही चलती तो ये जो एविडेंस एक्ट था ये लागू नहीं होता, और लागू न होने का परिणाम यह होता कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध अन्य सैन्य अधिनियमों में कार्यवाही होती वो अधिक कठिन परिस्थिति में पड़ जाता। आपने पढ़ा था कि कुलभूषण जाधव पाकिस्तान में क्या हुआ था? उन्हें मृत्युदंड दिया था, न्यायालय ने नहीं, वहां के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, ठीक है ना, न्यायालय ने नहीं दिया था, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट हुई थी। अभी कतर में आपने देखा था, वहां भी सैन्य न्यायालयों ने, ठीक है, तो सैन्य न्यायालय जब दंड देते हैं तो, और हमारी मांग क्या थी? हमारी मांग यह थी कि नॉर्मल कोर्ट्स में उनका मुकदमा चलाया जाए। जैसे ही नॉर्मल कोर्ट्स में मुकदमा चलेगा तत्काल आरोपित व्यक्ति को अनायास बहुत रिलीफ ये आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि जो साक्ष्य सैन्य न्यायालयों में ग्राह्य हो जाएगा वो साक्ष्य सामान्य न्यायालयों में ग्राह्य नहीं होगा। इसलिए किसी भी प्रक्रिया का सैन्य न्यायालयों को लागू हो जाना एक डिफरेंट बात है, एक बड़ी बात है। यह एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है, और वो औपनिवेशिक सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम था, ठीक है। तब हम गुलाम थे, और वो अधिनियम जिन्होंने बनाया था वे अपने हितों की सुरक्षा के लिए उस अधिनियम को बना रहे थे, इसलिए उसके प्रावधान इस प्रकार से प्रावधानित थे कि संबंधित सरकार के हितों की सुरक्षा हो, उन्हें उस व्यक्ति से मतलब नहीं था जिसके विरुद्ध विचारण उस अधिनियम के मुताबिक किया जाएगा। प्रावधान शो करते हैं कि इंफेक्शन अधिनियम का कहां पर है। ये चूंकि लोकतांत्रिक सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम, इसने क्या कहा? इसने कहा ये सभी सेना न्यायालयों को लागू होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। पहला अधिनियम सिर्फ 3 अधिनियमों के अंतर्गत जो सेना न्यायालय गठित थे सिर्फ उनको लागू होता था। यहां कहता है कि इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन आर बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, ठीक है। अब सैन्य न्यायालय इस अधिनियम से अछूते नहीं बचे हैं, और अब जो कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग चलेगी उसमें इस अधिनियम के, ठीक है, प्रावधान और इस अधिनियम के सिद्धांत ये दोनों लागू होंगे। अधिनियम के सिद्धांत भी लागू होंगे, यानी जहां पर प्रोविजन नहीं होगा वहां अधिनियम के सिद्धांतों के मुताबिक काम किया जाएगा। अधिनियम के सिद्धांत ये कहते हैं कि जो बेहतर साक्ष्य हो वो भले ही इस अधिनियम के मुताबिक साक्ष्य की परिभाषा में ना आता हो, फिर भी वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हमने कहा था जैसे चाकू खून लगा है, वो इस अधिनियम की भाषा के मुताबिक साक्ष्य की डेफिनेशन में नहीं है। उसे दस्तावेज नहीं कह सकते आप, क्योंकि अक्षर, प्रतीक, अंक और चिन्ह, ठीक है, इनमें से कोई चीज उस ऑब्जेक्ट पर अंकित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी खून का निशान, आप कहेंगे वो चिन्ह हो सकता है। चिन्ह एक निश्चित प्रकार का होता है, और खून का धब्बा होता है, धब्बे को चिन्ह नहीं कहा जा सकता। डिफिनीशन अलग अलग है।
खून का धब्बा एग्जैक्टली चिन्ह की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे कचहरी की भाषा में वस्तु प्रदर्श इस रूप में साबित किया जाता है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह साक्ष्य के सिद्धांतों के मुताबिक ऐसा वहां होता है। तो अब चूंकि ये सभी न्यायिक कार्यवाहियों को जो किसी भी न्यायालय में चल रही हैं, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, और पहले सिर्फ 3 अधिनियम थे जिनके अंतर्गत गठित सैन्य न्यायालयों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता था, शेष सैन्य न्यायालयों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू ही नहीं होता था। यह अंतर था उस अधिनियम और इस अधिनियम का, फर्क आया है। अच्छा, कहते न्यायिक कार्रवाई को लागू है, इसका मतलब अन्य कार्रवाइयों को लागू नहीं है, इसका मतलब प्रशासनिक कार्रवाइयों को लागू नहीं है, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को लागू नहीं है, ठीक है, केवल न्यायिक कार्रवाइयों को लागू है। तो न्यायिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई और अनुशासनात्मक कार्रवाई, आखिर कोई फर्क होगा? तभी तो कहता है कि ये न्यायिक कार्रवाइयों को लागू है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाइयों को लागू नहीं है। लिखा नहीं है कि प्रशासनिक कार्रवाई को लागू नहीं, लेकिन अधिनियम जब हम पढ़ते हैं तो हमने कहा कि कैसे पढ़ते हैं, जो लिखा है वो भी और जो नहीं लिखा है वो भी। और जो नहीं लिखा है उसे कैसे पढ़ते हैं? उसे इस प्रकार पढ़ते हैं, जो लिखा है उसका स्वाभाविक अर्थ ये क्या हो सकता है, जो लिखा है उसका जो स्वाभाविक अर्थ हो सकता है वो भी लिखा है ये मानकर चला जाता है। तो लिखा क्या है? लिखा यह है कि ये किसे लागू है? न्यायिक कार्रवाइयों पर। और कौन सी न्यायिक कार्रवाई? सारी नहीं, जो किसी न्यायालय के समक्ष चल रही है। वो न्यायालय, सैन्य न्यायालय, ये भले ही हो सारी, ठीक है, सारी न्यायिक कार्रवाइयों को लागू हो रहा हो? बिल्कुल नहीं। जो किसी न्यायालय के समक्ष चल रही है, तो सबसे पहले न्यायिक कार्रवाई कौन सी होती है यह देखना पड़ेगा। न्यायिक कार्रवाई से आशयित है ऐसी कार्रवाई जिसमें एक पक्षकार इसके अधिकार अथवा दायित्व, इसका निर्धारण यह किया जाएगा। और किस प्रकार किया जाएगा? दो पक्ष जो कार्रवाई के हैं, दोनों इनसे साक्ष्य लेकर दोनों को साक्ष्य देने का अवसर यह दिया जाएगा, और फिर दोनों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जब न्यायालय उनके साक्ष्य का मूल्यांकन करने के उपरांत संबंधित व्यक्ति के अधिकार अथवा दायित्व का निर्धारण करता है, तो ऐसी कार्रवाई को प्रकृति से जुडिशियल प्रोसीडिंग, न्यायिक कार्रवाई ये कहा जाता है। जबकि जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसका जो उद्देश्य है वो पक्षकारों के अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं है, बल्कि व्यवस्था, इसमें सुधार, यह उसका उद्देश्य होता है। प्रशासनिक कार्रवाई, ठीक है, ये क्या है? प्रशासनिक कार्रवाई ये है कि आपको एक स्थान से उठाया, दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया। ये प्रशासनिक कार्रवाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। और इस एक्शन का उद्देश्य क्या है? कि आप एक स्थान पर रहकर स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों के कारण किसी के प्रति आसक्ति का भाव, प्रेम का भाव और किसी के प्रति द्वेष का भाव ये रखना शुरू कर देंगे। ये स्वाभाविक मानवीय कमजोरी है, होगी। और फिर एज ए पब्लिक सर्वेंट आप किसी के प्रति पक्षपात से तो किसी के प्रति द्वेष भाव से ग्रसित हो जाएंगे। इसके लिए जरूरी है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार ट्रांसफर किया जाए, ताकि
संबंधित स्थान पर व्यक्तियों से न तो आपका कोई राग हो न कोई द्वेष, और आप निष्पक्षता के साथ अपना काम भी कर सकें। ठीक है, आपने एक स्थान पर गड़बड़ की तो दूसरे स्थान पर भेजना है आपको, उसमें साक्ष्य से संबंधित सिद्धांत लागू नहीं हुए होंगे कि आपने एक स्थान पर गड़बड़ की या नहीं, इसका एविडेंस इस अधिनियम के मुताबिक, ठीक है, जो साक्ष्य समझा गया है वो आपके खिलाफ जब आए तो ही आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्रशासनिक कार्रवाई क्योंकि उसका उद्देश्य डिफरेंट है। देखिए, आपके अधिकारों और कर्तव्यों का न्याय निर्णय ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आप अपने अधिकारों में कटौती किए जाने की दशा में रिवोल्ट करते हैं, आपके अंदर प्रतिहिंसा ये जन्म लेती है। इसलिए अगर आपके अधिकारों में कटौती की जानी है या आपके अधिकारों में बढ़ोतरी ये की जानी है तो एक गंभीर विचारण इसकी आवश्यकता है। आपको भले ही किसी दायित्व के अधीन लाना हो या आपको कोई अधिकार देना हो, दोनों ही दशाओं में, क्योंकि आपको अधिकार देंगे तो किसी के अधिकारों में कटौती ये होगी। आपको दायित्व के अधीन करेंगे तो किसी के अधिकारों में कटौती हो ना हो, आपके अधिकारों में कटौती निश्चित होगी। भाई आपके अधिकारों में तो होगी ही होगी कटौती, जब हम आपको किसी दायित्व के अधीन करेंगे तो आपके जो वर्तमान अधिकार है उनमें से किसी को कम करना, यही तो आपको अंडर लाइबिलिटी रखना ये कहा जाता है। भाई सामान्य भाषा में अगर जानने की कोशिश की जाए कि आप दायित्व के अधीन कब होते हैं, तो दायित्व के अधीन तो आप तब होते हैं जब आपके जो वर्तमान अधिकार है उनमें से किसी को कम कर दें। तो ये दोनों स्थितियां बड़ी गंभीर स्थितियां हैं, ये दोनों स्थितियां यूं ही उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसके लिए साक्ष्य ये होना चाहिए और न्यायिक कार्रवाई इसमें यही होगा। इसलिए न्यायिक कार्रवाई इसे किस प्रकार चलाया जाए, उसे चलाने का तरीका विधायिका ने स्वयं इंडियन एविडेंस एक्ट ये इनेक्ट करके निश्चित कर दिया, क्योंकि उसके परिणाम गंभीर होने हैं। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाइयों का परिणाम इतना गंभीर नहीं होना। आपके अधिकारों में कटौती थोड़ा ही हो रही, आपके अधिकारों के उपभोग का स्थान केवल इतना ही तो परिवर्तित हो रहा। आप यहां डीएम थे, आप इटावा में भी डीएम होंगे। आपके किसी अधिकार में कोई कटौती ये थोड़ी हुई। अधिकार के एंजॉयमेंट का जो स्थान था सिर्फ वो बदल गया। यहां आप डीएम से वहां सेक्रेटरी हो गए, आपको वेतन, छुट्टी, ग्रेच्युटी, पेंशन, इसके जो लाभ मिल रहे हैं इनमें कोई कटौती ये थोड़ी हुई। हाँ, आप ये जरूर कहिए रिश्वत मिलती थी और नहीं मिलती, तो रिश्वत आपका अधिकार तो नहीं है, वो तो आप खुलेआम स्वीकार कर लो तो बहुत ही अच्छा करो। कहो तो एक बार कि हमें रिश्वत यहां से ज्यादा बेसिस कम मिल रही, कहो तो कम से कम एक बार, तो आपको उसका परिणाम पता लगेगा। तो कुल मिलाकर अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्रवाई इसके आधार भिन्न है, और चूंकि न्यायिक कार्रवाई का परिणाम गंभीर होना है, इसलिए न्यायिक कार्रवाई को चलाने का तरीका ये प्रक्रिया विधियों द्वारा तय निश्चित ये कर दिया जाता है, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो सीपीसी हो, और चाहे एविडेंस एक्ट हो। ठीक है, इनको चलाने की प्रक्रिया, इनको चलाने का तरीका ये तय कर दिया जाता है। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई उसका जो परिणाम है वो आपके अधिकारों और दायित्वों में वृद्धि या कटौती ये थोड़ी कर रहा है, तो उसे उस प्रकार चलाए जाने का कोई औचित्य ये दिखाई नहीं देता। ऐसे ही जो डिसिप्लिनरी एक्शंस, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई निश्चित रूप से है, उसमें आपके अधिकारों में कमी आती है, लेकिन फिर भी वो अधिकारों में कमी या वो दायित्व का अधिरोपण इस प्रकार का नहीं है
कि उसे चलाए जाने का तरीका यह तय किया जाए। अनुशासनात्मक कार्यवाही इसमें क्या होता है, आपका उनका एक इंक्रीमेंट रोक देंगे, क्योंकि आपने अब गड़बड़ की, वेतन नहीं बंद हो रहा, नौकरी से नहीं निकाला, आपका एक इंक्रीमेंट ये रोक दिया गया, ठीक है ना। इंक्रीमेंट एक आपकी एक वेतन वृद्धि ये रोक दी गई, आपके प्रमोशन के अवसरों में कमी ये कर दी गई, आपका जो वर्तमान पद है उससे हमने आपको डिमोट ये कर दिया, नौकरी से नहीं निकाला, लेकिन फिर भी आपकी वेतन वृद्धि रोकना और आपको, ठीक है, डिमोट करना, आपके प्रमोशन के अवसरों में कमी करना, ये, ठीक है, अगर हम कैटेगराइज करें तो इनमें वेतन वृद्धि रोकना ये सबसे कम गंभीर बात है, और डिमोट कर देना ये सर्वाधिक गंभीर बात है। आपको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ये दे देना, स्वैच्छिक कह रहे हैं, आपको जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर देना, यद्यपि हम आपको पेंशन और सेवानिवृत्ति के लाभ ये दे रहे हैं, लेकिन हम जबरदस्ती आपको सेवानिवृत्त कर रहे हैं ना, ये सबसे कठोर प्रकार का दंड है। और आपको सेवा से बर्खास्त कर देना ये तो कठोरतम है, ठीक है, लेकिन आपको जेल भेजना ये इन सब बातों के मुकाबले सबसे गंभीर है। जेल भेजना ये बहुत गंभीर बात है, आप पर जुर्माना लगाना ये बहुत गंभीर बात है। इन सब बातों में आपका चरित्र ज्यादा से ज्यादा नियोजक की नजर में खराब हुआ, लेकिन उन दशाओं में आपका चरित्र समाज की नजर में खराब होगा, ठीक है ना। जेल जाना ज्यादा कठोर बात है, नौकरी से निकाल दिया जाना उतना कठोर नहीं। यानी न्यायिक कार्रवाई जो परिणाम पैदा करेगी वो कठोरतम है, ठीक है ना। जुडिशियल प्रोसीडिंग से जो परिणाम पैदा होगा वो कठोरतम है, लेकिन अनुशासनात्मक यानी डिसिप्लिनरी एक्शन से जो परिणाम पैदा होगा वह कठोरतम की श्रेणी में नहीं है, यद्यपि कठोर हो सकता है, ठीक है। तो अनुशासनात्मक कार्रवाई ये न्यायिक कार्रवाई के द्वारा उत्पन्न परिणामों से तो हमेशा कम गंभीर है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्रवाई में स्वयं ऐसे परिणाम पैदा हो सकते हैं जो क्रमशः गंभीर, कम गंभीर, बहुत अधिक गंभीर इन श्रेणियों में विभाजित ये किया जा सके, ये संभव है। इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बारे में यह माना गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई से जिस परिणाम को उत्पन्न करने की इच्छा हो उसके मुताबिक साक्ष्य दिया जाना चाहिए और तभी उस कार्रवाई को किया जाना चाहिए, लेकिन इस साक्ष्य अधिनियम को वहां लागू करने की कोई जरूरत यह नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे उत्पन्न परिणाम हमेशा, ठीक है, कैसे न्यायिक कार्रवाई से उत्पन्न परिणामों की अपेक्षा की तुलना में कम गंभीर ही होंगे। जैसे न्यायिक कार्रवाई में हम आप पर किसी दायित्व का अधिरोपण करना चाहते हैं, अर्थात आपको दंड देना चाहते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे जो सबूत का स्तर होना चाहिए कैसा, युक्त संदेह के परे। युक्त संदेह क्या होता है, संदेह क्या होता है, युक्त संदेह क्या होता है, हर विषय पर बात होगी, लेकिन एक मोटी बात, और मोटी बात यह कहती है कि जो साक्ष्य का स्तर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, युक्त संदेह के परे, तब हम दायित्व अधिरोपित करेंगे। अनुशासनात्मक कार्यवाही में अगर हम आपको नौकरी से बर्खास्त करने जा रहे हैं तब तो हो सकता है न्यायालय इस बात की मांग करे
कि आपको युक्त युक्त संदेह के परे सबूत जुटाना चाहिए इनके दोष का, तभी आप इन्हें नौकरी से बर्खास्त करो। लेकिन अगर केवल वेतन वृद्धि रोकनी है, अगर केवल चेतावनी देनी है, तो चेतावनी देना यह भी दायित्व इसका अधिरोपण ही है, लेकिन यह उतना गंभीर नहीं है कि युक्त युक्त संदेहों के परे कर्मचारी का दोष साबित होने की दशा में ही उसे चेतावनी ये दी जाए। यानी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों में साक्ष्य का स्तर अलग अलग हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर कि अनुशासनात्मक कार्रवाई से जो परिणाम हम उत्पन्न करना चाहते हैं वो क्या है। अगर नौकरी से बर्खास्त करना चाहते हैं, अगर ठीक है डिमोट करना चाहते हैं, अगर ठीक है प्रमोशन के अवसर इनमें कमी करना चाहते हैं, अगर इंक्रीमेंट रोकना चाहते हैं, अगर 1 माह का वेतन ये रोकना चाहते हैं, तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर साक्ष्य के विभिन्न स्तर ये निर्धारित किए जा सकते हैं। लेकिन जुडिशियल प्रोसीडिंग जब चलेगी तो उसका जो उद्देश्य होता है हमेशा व्यक्ति को अधिकार देना, अर्थात किसी के अधिकारों में कमी या व्यक्ति पर दायित्व का अधिरोपण अर्थात स्वयं उसके अधिकारों में कमी, यही उद्देश्य होता है। इसलिए वहां साक्ष्य का स्तर हम लोग अभी देखेंगे, साबित न साबित और साबित नहीं हुआ इनकी डेफिनेशन, तो स्तर वहां स्वयं अधिनियम के द्वारा तय कर दिया गया है कि आप किस मामले में सबूत के किस स्तर को न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे। ये अंतर है, ठीक है ना। आपसे प्री में खुद सवाल होते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके प्रावधान क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को लागू होते हैं, क्या ये ठीक है आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयां उनको लागू होते नहीं होते। क्यों नहीं लागू होते? क्योंकि उनके उद्देश्य ये अलग है और जुडिशियल प्रोसीडिंग इसका उद्देश्य अलग है। आप बार बार रटते हैं इन चीजों को, ध्यान नहीं रहती। और ध्यान क्यों नहीं रहती? क्योंकि ध्यान रहने की एक प्रक्रिया है। आप जब मन को आप कभी याद नहीं रखते कि हेमा मालिनी और श्रीदेवी सुंदर है, लेकिन याद रहता है कि वो सुंदर है। जो कुछ सुंदर लग जाएगा दिमाग में उसकी छाप अंकित हो जाएगी। आप फिल्मी गाना एक बार सुनते हैं और बस याद हो जाता है। सेक्शन क्यों नहीं याद होता? इसलिए नहीं होता कि फिल्मी गाना आपको अच्छा लगा है। जो कुछ अच्छा लग जाएगा वह आपको याद हो जाएगा और जो कुछ अच्छा नहीं लगेगा वो आपको कभी याद नहीं होगा। भगवान ने इस दिमाग को ऐसा ही कंप्यूटर बनाया है। तो कानून अच्छा है, ये आपके सामने रखा जाना चाहिए, दिमाग उसको खुद याद कर लेगा। न याद करना है न याद कराना है, दोनों ही नहीं, वो याद हो ही जाएगा। कोई विकल्प ही नहीं है याद होने के सिवा, हो ही जाएगा। और कोई भी चीज आपको अच्छी कब लगती है? जब वो समझ में आती है, जब उसकी भिन्नता प्रदर्शित की जाती है कि वो अन्य चीजों से अलग कैसे है, तब वो अच्छी लगती है। ठीक है, आपसे पूछा जाता कोई आपको अच्छा लगता क्यों? आप कहते नहीं वो बहुत दयालु है, वो बड़ा अच्छा है, बड़ा हेल्पिंग नेचर है। जब तक उसके विशेषताओं, उसकी स्वभावगत विशेषताओं का पता ना लगे वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे एविडेंस एक्ट की स्वभावगत विशेषता, इसको जानिए। ये किसको लागू है? न्यायिक कार्रवाइयों को। कौन सी न्यायिक कार्रवाइयां? क्योंकि हर वो कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई कहलाएगी जिसमें पक्षकारों को साक्ष्य देने का अवसर यह दिया जाए और उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति के द्वारा उनके अधिकारों का न्याय निर्णय किया जाए। ये कार्रवाई हमेशा न्यायिक कहलाएगी। आपके पिताजी भी चला सकते हैं, आपकी माताजी भी चला सकती हैं, लेकिन उनको साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कब? जब यह कार्रवाई न्यायालय के समक्ष, यह न्यायालय में ये चल रही हो। ठीक है, और इंक्लूडिंग किसको? कोर्ट मार्शल्स, क्योंकि अब लोकतांत्रिक सरकार इसका अधिनियमन कर रही है।
इसलिए सभी सैन्य अदालतों को इसे लागू कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था। कहता किंतु शपथ पत्रों को लागू नहीं, चाहे वे शपथ पत्र न्यायालय की कार्रवाई में दिए गए या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष दिए गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं लागू? क्योंकि शपथ पत्र पर आप जो कहते हैं वो साक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? वही कहा ना, परिचय आपका ठीक होना चाहिए व्यक्ति से, तब वो व्यक्ति अच्छा लगता है। सेक्शन से परिचय ये आपका ठीक से कराया जाना चाहिए, तब वो सेक्शन अच्छा लगता है। क्यों नहीं है? एफिडेविट पे जो आपने कहा वो क्यों नहीं है साक्ष्य? इसलिए नहीं क्योंकि वो न्यायालय के समक्ष नहीं कहा। साक्ष्य के आगे डेफिनेशन आएगी, ऐसे लिखित या मौखिक कथन जो न्यायालय के समक्ष न्यायालय की अनुमति से, दोनों बातें होनी चाहिए, न्यायालय के समक्ष भी होने चाहिए, न्यायालय की अनुमति से भी होनी चाहिए। और शपथ पत्र एफिडेविट जिसे हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं और जिसे उर्दू में बयान हल्फी ये कहते हैं, ये आप कचहरी जाते हैं, नोटरी अधिवक्ता होते हैं, उनके समक्ष आप बैठते हैं, उसमें नीचे एक सत्यापन लिखा होता है कि मैं शपथ करता, ठीक है ना, ये अपने निजी ज्ञान से सत्य एवं समीचीन कह रहा हूं। और वो आपने किसके सामने कहा? नोटरी अधिवक्ता के सामने। और उस नोटरी अधिवक्ता ने भी आपसे ये कहा नहीं था कि आप ये कहो, आपने जो कुछ कहा अपनी इच्छा से कहा। और साक्ष्य क्या है? ऐसा लिखित या मौखिक कथन जो न्यायालय के समक्ष हो। सबसे पहले तो नोटरी न्यायालय नहीं है, और दूसरा उसकी विशेषता क्या है? न्यायालय के द्वारा अपेक्षित किया जाए या न्यायालय के द्वारा, ठीक है, आपका अनुमति दी जाए। और उसका संबंध जो कथन आप कर रहे हो किससे होना चाहिए? न्यायालय के समक्ष जो विषय जांचाधीन है उससे होना चाहिए। ये तीनों ही विशेषताएं नोटरी के समक्ष जो शपथ पत्र आप दे रहे हो नहीं है उसमें ये विशेषताएं। इसलिए भले ही वो एफिडेविट न्यायालय में प्रस्तुत आपने किया है, लेकिन वो आपके कथन, ठीक है, इसके संबंध में प्रस्तुत किया गया एक दस्तावेज ये तो हो सकता है, लेकिन वो साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। हां, न्यायालय स्वयं तुमसे अपेक्षा करे कि आप साक्ष्य में कथन शपथ पत्र के माध्यम से कर दीजिए, ठीक है। तो अब शपथ पत्र, ठीक है, कैसे आपके कथन के माध्यम, साक्ष्य के माध्यम के तौर पर उपयोग हो रहा है और न्यायालय की अनुमति से हो रहा है। अब शपथ पत्र साक्ष्य हो सकता है। अदरवाइज इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस एफिडेविट को लागू क्यों हो? क्योंकि वो तो साक्ष्य को लागू होंगे, और एफिडेविट साक्ष्य तभी बनेगा जब न्यायालय अनुमति दे, अन्यथा बनेगा ही नहीं। तो सामान्यतः जनरली तो यही कहा जाएगा कि एफिडेविट को ये लागू नहीं। अच्छा, माध्यस्थन के समक्ष जो कार्यवाही चलेगी वो कार्यवाही किससे गवर्न होगी? इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट से, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम। और माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति कौन करता है? पक्षकार। पक्षकारों में इख्तलाफ, ठीक है, यानी विवाद होने की दशा में जब वो न्यायालय से अनुमति, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, तो न्यायालय उनकी प्रार्थना के मुताबिक, न कि अपने कर्तव्य से विवश होकर, नो। जुडिशियल प्रोसीडिंग में न्यायालय जो निर्णय करता है वो उसका कर्तव्य है, वो ड्यूटी है न्यायालय की, उसे करना ही चाहिए। और मध्यस्थ अधिनियम के अंतर्गत जब वो मध्यस्थ की नियुक्ति कर रहा है, पक्षकारों में विवाद होने के कारण अगर पक्षकार स्वयं कर ले तो उससे मतलब ही नहीं। तो मध्यस्थ क्योंकि पक्षकारों द्वारा मनोनीत अधिकारी है, वो न्यायालय का स्थान थोड़े ले सकता है, क्योंकि न्यायालय पक्षकारों द्वारा मनोनीत अधिकारी नहीं। तुम चाहो कि हमारा मुकदमा शाहजहांपुर में कोर्ट न सुने, ऐसी अपेक्षा करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वह हक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को, अगर उन्हें लगेगा न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि ये न सुने तो नहीं सुनेंगे, अन्यथा सुनेंगे। तो मध्यस्थ न्यायालय है ही नहीं। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके लिए अधिनियमित है? न्यायालय के समक्ष चलने वाली न्यायिक कार्यवाहियों के लिए, खाली न्यायिक कार्यवाहियों के लिए भी नहीं, न्यायालय के समक्ष चलने वाली।
तो निश्चित रूप से इसे मध्यस्थों के समक्ष चलने वाली कार्रवाइयों को लागू होना चाहिए भी नहीं, लागू होता भी नहीं। ठीक है ना। तो कहता है किंतु ना तो किसी न्यायालय या किसी अधिकारी ना ही किसी न्याय मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाइयों को लागू होगा। तो बिल्कुल सही है। पुराने अधिनियम से सिर्फ परिवर्तन कितना आया, सिर्फ इतना कि पहले सिर्फ 3 अधिनियमों के अंतर्गत गठित सैन्य न्यायालयों को लागू था, अब सारे सैन्य न्यायालयों को यह लागू है। तो इंप्रूवमेंट हुआ, जो सुधार हुआ है, ठीक है ना। संशोधन करके जो हाय हाय मची हुई है, खराब नहीं किया अधिनियम, बेहतर बनाया है। और यही संशोधन का शाब्दिक अर्थ भी है। संशोधन बेहतरी के लिए होता है। अगर संशोधन बेहतरी के लिए नहीं है तो उसे संशोधन कह ही नहीं सकते, उसे परिवर्तन भले ही कह दें, लेकिन संशोधन नहीं कहा जा सकता। ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता है यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा शासकीय राजपत्र में नियत करे। लागू होना अलग बात है और अधिनियमन अलग बात है। अधिनियमन इसका हो गया। अधिनियमन कब पूर्ण हो जाता है, जब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर कर दें, तब वो अधिनियम बन जाता है। यह अधिनियम बन चुका है। लेकिन चूंकि अभी केंद्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में इसके लागू होने के लिए जो तिथि नियत की गई 1 जुलाई 2024, वो नहीं आई है, इसलिए लागू नहीं है। ठीक है। और स्वयं विधायिका ने यह ताकत दी है कि केंद्रीय सरकार जो तिथि नियत करेगी उसको यह लागू हो जाएगा। हालांकि विधायिका द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार उसने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके वह तिथि नियत कर दी है जिस तिथि को यह लागू होगा। और वह तिथि कौन सी? 1 जुलाई 2024। तो जब वो आएगी ये अधिनियम लागू हो जाएगा और फिर इसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय के समक्ष या न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्रवाइयां ये विनिश्चित की जाएंगी। शेष चर्चा कल करेंगे, बात करेंगे।